अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आप तमाम बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल फेमस उर्दू एकेडमी पर इस्तकबाल है। आज हम लोग जो है क्लास 10th का मॉडल पेपर, जिसको बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ने जारी किया है, उसको करने वाले हैं और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे भी। तो चलिए देर न करते हुए हम मॉडल पेपर का एक्सप्लेनेशन करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल फेमस उर्दू एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का मुकम्मल उर्दू की तैयारी कराई जा रही है। देर न करते हुए शुरू करते हैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ामिनेशन 2022 जो एनुअल सालाना एग्ज़ाम होता है, उसका बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ने मॉडल सेट उर्दू का जारी किया है, तमाम सब्जेक्ट का जारी किया है। लेकिन आज हम लोग जो मॉडल सेट का सॉल्यूशन करने वाले हैं, हल करने वाले हैं, वह है उर्दू का। हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। यहाँ बहुत सारी हिदायत दी हुई हैं। नंबर 1 पे बताया हुआ है कि OMR जवाबी पर्चा में अपना सवालिया किताबचा का सीरियल नंबर लिखें। दूसरी चीज़ की उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में जवाब दें। तीसरी चीज़ है कि बाएं तरफ हाशिए में दर्ज आदाद कुल मार्क्स ज़ाहिर करते हैं, मतलब कि हर सवाल के सामने जो नंबर होगा, जितना नंबर उस सवाल का होगा, 1 नंबर, 5 नंबर, 10, तमाम चीज़ें उसमें दी होगी कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद है सवालात पढ़ने के लिए 15 मिनट का वक्त दिया गया है। 5वां है ये सवालनामा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सेक्शन A MCQs है, सेक्शन A क्या है, MCQ है, और सेक्शन B सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद तमाम चीज़ें यही दी हुई है, इसी के मुताल्लिक़ लिखी हुई है कि आपको ब्लू पेन या काले पेन से भरना है OMR को, और 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के सॉल्व करने हैं 100 में से। ये चीज़ें इसमें लिखी हुई है। बहरहाल ये हिदायत को आप सही से एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं असल मकसद की तरफ। जो ऑब्जेक्टिव है उसको आज सॉल्व करेंगे अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हर सवाल का जो है जवाब मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सेक्शन A। दर्ज झेल मारूज़ी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। यह आप जहन में रखिएगा, जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाइएगा तो 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 50 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे मैं पूरा 100 का 100 सॉल्व करूँगा, इसलिए कि आपको मुझे बताना है और हर सवाल का जवाब समझाना है आपको, ताकि आप 100 में 100 अच्छी तरीके से समझ जाइए और वहाँ पर एकदम 100% यकीन के साथ कम से कम 50 में 50 मार के आइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल में ज़ुल जलाल, क्या ज़ुल जलाल किसके लिए आया है? तो ज़ुल जलाल के माना क्या है, सबसे पहले ये जानिए। ज़ुल जलाल के माना क्या है? बड़ा अज़मत वाला, बड़ा मर्तबे वाला। तो बड़ा मर्तबे वाला कौन है? अल्लाह ताला है। बड़ा मर्तबे वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो पूछा है ए बुज़ुर्गान दीन के लिए, तो नहीं, बुज़ुर्गान दीन के लिए नहीं। अंबिया किराम के लिए, अंबिया किराम सबसे ताकत वाला नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो नहीं। खुदा के लिए, तो जी हाँ, खुदा के लिए। किसके लिए? ज़ुल जलाल किसके लिए आया है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल में? तो ये खुदा के लिए आया। किसके लिए? खुदा के लिए आया है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर, शबनम क्या है? शबनम क्या है? उर्फ़ है, ख़ताब है, लक़ब है, तखल्लुस है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि उर्फ़ किसे कहते हैं। उर्फ़ किसे कहते हैं? उर्फ़ वो नाम है जो प्यार या हिकारत की वजह से मशहूर हो जाए। जैसे बाज़ लोगों को मुन्नी, कलवा बुलाने लगते हैं, जैसे अम्मी बुलाते मुन्नी, तो ये प्यार से, और कोई बच्चा काला होने की वजह से सब उसको कलवा कलवा चिढ़ाने लगता है, तो ये उसका उर्फ़ी नाम मशहूर हो जाता है।
तो वो कलवाही कहलाने लगता है। तो ये उर्फ़ हो गया। ख़ताब किसे कहते हैं? तो ख़ताब उसे कहते हैं जैसे किसी शख्स को उसके कारनामों और ख़िदमात के सिलसिले में हुकूमत जो है ना एज़ाज़ से नवाजती है, उसे हम ख़ताब कहते हैं। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शेर खुदा कहा जाता था, तो ये उनका ख़ताब था। चलिए, लक़ब किसे कहते हैं? तो लक़ब जो किसी वस्फ़ या खूबी की वजह से लोगों में मशहूर हो जाए। जैसे एक हाफिज़ कुरान हाफिज़ होता है तो उसको अच्छाई की वजह से क्या कहा जाता है? उसकी आज़मत की वजह से हाफिज़ साहब, है ना, तो क्या उसका लक़ब हो गया। नेताजी, तो ये तमाम चीज़ें लक़ब कहलाती हैं। चौथा है तखल्लुस। तो तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस शायर गज़लों या नज़मों में अपना एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो शबनम जो है, हम्द खुदा अज़्ज़ व जल में शबनम कमाली का लिखा हुआ जो हम्द है, वो आखिर में अपना नाम छोटा सा जो है लगाए हैं अपने नाम के बदले में, तो ये क्या होगा? शबनम क्या हो जाएगा? तखल्लुस हो जाएगा। शबनम क्या हो जाएगा? तखल्लुस हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जिस नज़म में प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, उसे क्या कहते हैं? हम आप तमाम लोगों को पढ़ा चुके हैं, बता भी चुके हैं कि हम्द में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़, उसकी सिफ़ात को बयान किया जाता है, और नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है। तो क्या होगा? नात होगा। नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। और मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन औलियाउल्लाह और खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ बयान की जाती है। और क़सीदे में जो है वो बादशाह वक्त, हुकूमत वक्त या बादशाह व रईस व नवाबों की जो है तारीफ़ की जाती है, उसे क़सीदा कहते हैं। आई होप तमाम चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है इसका कि सुहेल अज़ीम आबादी जो है वो पटना में पैदा हुए। तमाम चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं और चल रहा है क्लास। जो लोग अभी तक नहीं जान रहे थे तो फेमस उर्दू एकेडमी को जाकर के सब्सक्राइब कर लें। रोज़ाना वीडियो आ रही है और एग्ज़ाम से पहले पूरी मुकम्मल तरीके से तैयारी कराई जाएगी, सिस्टमेटिक। चलिए, तो कहाँ पैदा हुए सुहेल अज़ीम आबादी? पटना में। सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? पटना में। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, भाभी जान की गैर मौजूदगी में, यह असल में होना चाहिए भाई जान। क्या होना चाहिए? भाई जान की गैर मौजूदगी में रुक़ैया भाभी दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए क्या करती थी? सिलाई और कढ़ाई करती थी? नहीं। रिसाला पढ़ा करती थी? नहीं। टीवी देखा करती थी? नहीं। तो खतूत लिखा करती थी? जी हाँ। क्या करती थी? खतूत लिखा करती थी। ख़त लिखने जब उनको वक्त मिलता था खाली तो खतूत लिखा करती थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, नूर की ज़िद क्या होगी? नूर की ज़िद क्या होगी? ज़िद किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये समझें, ज़िद किसे कहते हैं? ज़िद कहते हैं अपोजिट को। किसको? अपोजिट को ज़िद कहते हैं। अपोजिट को क्या कहते हैं? ज़िद कहते हैं, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? उल्टा। उल्टा क्या कहते हैं? उल्टा। तो ये ज़िद कहलाएगी। तो नूर माने रोशनी, नूर का माने रोशनी, तो अंधेरा किसका होगा? कुल्फत का नहीं बल्कि जुल्मत का। किसका अंधेरा होगा? जुल्मत माने अंधेरा, तो इसकी नूर की ज़िद क्या होगी? जुल्मत। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, फ़रार किसका अफसाना है? तो फ़रार जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। अगला क्वेश्चन है, कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन है? कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन है? तो कमर जहाँ का पहला अफसाना जो है हम लिखवा चुके हैं कि जुनून वफ़ा है। क्या है? जुनून वफ़ा है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, मादा परस्त सिर्फ हाल में जी रहे होते हैं, माजी में जी रहे होते हैं, मुस्तकबिल में जी रहे होते हैं। हाल, माजी और मुस्तकबिल में जी रहे होते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि मादा परस्त क्या है। तो मादा परस्त किसे कहा जाता है? मादे को सब कुछ समझने वाला जो है वो मादा परस्त कहलाता है, जिसको हम दहरिया कहते हैं, या खुदा का मुनकिर, खुदा का इनकार करने वाला, जो खुदा को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं? हम मादा परस्त कहते हैं। और मादा परस्त मादी चीज़ें, सिर्फ मादी चीज़ों की मौजूदगी या प्राइमरी को जो है तस्लीम करती है, जो अभी उनको दिखता है वो उसी को मानता है। तो वो लोग क्या कहते हैं? हाल में जी रहे होते हैं। किस में जी रहे होते हैं? मादा परस्त सिर्फ हाल में जी रहे होते हैं। चलिए आगे 10वां क्वेश्चन है, निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो निगार अज़ीम का जो अफसाना है वो नफ्सियाती है। किस तरह का अफसाना है? नफ्सियाती है।
निगार अजीम का अफसाना आशियाना नफ्सियाती अफसाना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस जो है 2007 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2007 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? हम पढ़ा चुके हैं। धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है। आप लोग तवज्जो दीजिए, इसका आंसर फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ आप तमाम लोगों का पढ़ रहा हूँ, आप तमाम लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन गैस बनती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आसारुस्सनादीद किसकी तसनीफ़ है? फटाफट क्वेश्चन में फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आसारुस्सनादीद किसकी तसनीफ़ है? तो आसारुस्सनादीद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ां की तसनीफ़ है। सर सैयद अहमद ख़ां की तसनीफ़ है। किसकी? सर सैयद अहमद ख़ां की तसनीफ़ है। किसकी? सर सैयद अहमद ख़ां की तसनीफ़ है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ क्या हो रहा है? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, न बढ़ रहा है और न घट रहा है। नंबर डी उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कि घटता जा रहा है। उन्होंने कहा था कि अदब पढ़ने वालों का जो है हल्का रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है पढ़ने वालों का, लेकिन समझने वालों का जो है वो घटता जा रहा है। क्या होगा इसका आंसर? अदब समझने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ घटता जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मादरी ज़बान क्या थी? तो उनकी मादरी ज़बान मराठी थी, क्योंकि वो महाराष्ट्र ही में पैदा हुए, इसलिए उनकी ज़बान क्या थी? मराठी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? यह आपको बताना है। शायरी से है, ड्रामा से है, अफसाना से है, तनकीद से है। यह आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक़ जो है वो ड्रामा से है। किससे है? ड्रामा से है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। लुत्फ़ुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी? क्वेश्चन नंबर 17। लुत्फ़ुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी? तो लुत्फ़ुर रहमान को जो है वो तदरीस के अलावा सियासत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। किससे? सियासत से। वो आरजेडी के एमएलए इस्माइली हल्का के जो है भागलपुर के इस्माइली हल्का से एक मरतबा वज़ीर भी रह चुके हैं, आरजेडी के विधायक रहे हैं। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर कि ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के गिरहन से वास्ता पड़ता है? ये क्वेश्चन सबसे आसान है, आप लोग सुनते भी होंगे कि ज़मीन के बाशिंदों को जो है ज़मीन पर रहने वाले को 2 तरह के गिरहन से वास्ता पड़ता है। एक तो चांद गिरहन और एक सूरज गिरहन। एक चांद गिरहन और एक सूरज गिरहन, है ना? एक सूरज गिरहन, ये दोनों से वास्ता पड़ता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई? आर्य सिद्धांत और तंत्र कहाँ लिखी गई? तो इसका जवाब होगा पटना में, तेलंगाना में, खगोल में, गया में। बताइए। खगोल में आर्य सिद्धांत जो है वो पैदा हुई थी, लेकिन ये किताब जो लिखी गई थी वो तेलंगाना में लिखी गई थी, वहाँ वो क़यामगाह बनाई हुई थी, वहीं उन्होंने इस किताब को लिखा। तो इसका जवाब क्या होगा? आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई? तो तेलंगाना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ज़मीन किसका तवाफ़ करता है? ज़मीन किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो ज़मीन जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। किसके इर्द गिर्द घूमती है? सूरज के इर्द गिर्द घूमती है ज़मीन। क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखते हैं। नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? क्वेश्चन नंबर 21, नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? तो नज़ीर अहमद की वफ़ात जो है
1910 ईस्वी में। कब हुई? 1910 ईस्वी में हुई। नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? 1910 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, फटाफट आप लोग देखते रहिए। गालिब का असल नाम क्या था? गालिब का असल नाम क्या था? ये प्रीवियस क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, आप इसको जहन में रखिएगा। गालिब का असल नाम क्या था? तो असदुल्ला खां। क्या नाम था? असदुल्ला खां। गालिब का असल नाम क्या था? असदुल्ला खां। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। गदर का वाक़या कब हुआ? क्या? गदर का वाक़या कब हुआ? तो गदर का वाक़या जो है 1857 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1857 ईस्वी में हुआ। गदर का वाक़या कब हुआ? 1857 ईस्वी में हुआ। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है? जो आपके किताब में, आपके निसाब में शामिल है, मकतूब शहबाज ने किसके नाम से लिखा है? तो शहबाज ने जो लिखा है वो बेटी के नाम से लिखा है। किसके नाम से? बेटी के नाम से उन्होंने मकतूब लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबा से था? क्वेश्चन नंबर 25, अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबा से था? इसका जवाब होगा कि अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ कहाँ से था? बिहार से था। कहाँ से था? बिहार से था। नहीं खेल ए ज़ौक़ यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। आप लोग मेहनत कीजिए और मेहनत से पढ़िए, ज़रूर मेहनत रंग लाएगी और 90+ आएगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी हमारी रंग लाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की? मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा कि मेहदी अफादी ने 3 शादियाँ की। कितनी? मेहदी अफादी ने 3 शादियाँ की। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? जो आपके निसाब में शामिल है इंटरव्यू, उसमें किसका इंटरव्यू लिया गया है? प्रेमचंद का, बेदी का, कृष्णचंद्र का या मंटू का? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इसमें बेदी का इंटरव्यू लिया गया है। और ये आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ एक है, बेदी से इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं, फैयाज़ रफ़त का ताल्लुक़ किस शोबे से था? फैयाज़ रफ़त का ताल्लुक़ किस शोबे से था? इसका आंसर होगा ऑल इंडिया रेडियो से। फैयाज़ रफ़त का ताल्लुक़ किस शोबे से था? ऑल इंडिया रेडियो से फैयाज़ रफ़त का ताल्लुक़ था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, चकबुस्त की पैदाइश कहाँ हुई? चकबुस्त की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका आंसर होगा कि चकबुस्त की पैदाइश जो है वो हुई है फैज़ाबाद में। कहाँ हुई है? फैज़ाबाद में। चकबुस्त की पैदाइश कहाँ हुई है? तो चकबुस्त की पैदाइश जो हुई है वो फैज़ाबाद में हुई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि शामिल निसाब नज़म मनाज़िर फ़ितरत या मनाज़िर कुदरत के शायर कौन हैं? मनाज़िर फ़ितरत या मनाज़िर कुदरत के शायर कौन हैं? महरूम है, आज़ाद है, चकबुस्त है, अकबर इलाहाबादी है। तो इसका आंसर होगा कि शामिल निसाब नज़म मनाज़िर फ़ितरत या मनाज़िर कुदरत के शायर जो हैं वो चकबस्त है। कौन है? चकबस्त है। कौन है? चकबस्त है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? तो इसका जवाब होगा कि जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल जो है 2004 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 2004 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं, परवेज़ शाहिदी ने किस साल मैट्रिक पास किया? आप तमाम लोगों को मैं जो भी तालीमी सरगर्मियाँ लिखाता हूँ कि उन्होंने कहाँ कहाँ तालीम हासिल की, तो आप इसको जहन में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी उठ के आ जाते हैं कि किस साल उन्होंने मैट्रिक किया, किस साल इंटर किया, किस साल BA और MA वगैरह किया, जो भी है। तो परवेज़ शाहिदी ने किस साल मैट्रिक का इम्तहान पास किया? तो परवेज़ शाहिदी ने जो है वो मैट्रिक का इम्तहान 1925 ईस्वी में पास किया। किस साल पास किया? 1925 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान दिया। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, मर्ज़ तनफ़ुस से किसकी मौत हुई?
मर्ज़ तनफ़ुस से किसकी मौत हुई? तो मर्ज़ तनफ़ुस से जो है वो परवेज़ शाहिदी की मौत हुई। किसकी मौत हुई? परवेज़ शाहिदी की। मर्ज़ तनफ़ुस कहते हैं दिल की बीमारी से। मर्ज़ तनफ़ुस का मतलब दिल की बीमारी से किसकी मौत हुई? तो परवेज़ शाहिदी की मौत हुई मर्ज़ तनफ़ुस से। बिजली, क्वेश्चन नंबर 34 है, बिजली का खंभा के शायर कौन है? बिजली के खंभा के शायर कौन है? तो इसका आंसर होगा कि बिजली का खंभा के शायर जो है वो नदा फाजली है। कौन है? नदा फाजली है। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35, फटाफट आप लोग आंसर मारिए इसका कमेंट सेक्शन में। नदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा? ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो नदा फाजली ने अपनी नज़मों में जो है समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? इसका आंसर होगा क्वेश्चन, अब आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी। समाज के कमज़ोर तबका के मसाइल को उभारा है। नदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के कमज़ोर तबका के मसाइल को उभारा है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं, नज़म बहुत आसान थी पहले। क्या? नज़म बहुत आसान थी पहले। किस तरह की नज़म है? नज़म बहुत आसान थी पहले, किस तरह की नज़म है? पाबंद नज़म, नज़म मुआरा, आज़ाद नज़म, उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आज़ाद नज़म। क्या होगा? आज़ाद नज़म। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का क्या नाम था? सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, नज़म खड़ा डिनर के शायर कौन हैं? डिनर समझते हैं, रात के खाना को कहते हैं डिनर। तो नज़म खड़ा डिनर के शायर कौन हैं? तो इसका आंसर होगा कि नज़म खड़ा डिनर के शायर जो हैं वो सैयद मोहम्मद जाफ़री है। कौन है? सैयद मोहम्मद जाफ़री है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, रज्ज़ किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है? रज्ज़ किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है? रज्ज़ किसे कहते हैं? सबसे पहले आप ये समझिए। रज्ज़ का मतलब है ज़ाती, ख़ानदानी या कौमी फ़ख्र पर मुश्तमिल शेर वग़ैरह जो मैदान जंग में हरीफ को मरऊब करने या रफ़ीक़ों का हौसला जो है बढ़ाने के लिए पढ़े जाते हैं, उसे हम रज्ज़ कहते हैं। और ये भी होता है कि जिस नज़म में मरने वालों पर जो है गम का इजहार किया जाए, उसकी जो पुरानी यादें हैं उन तमाम चीज़ों को उसमें समो करके बयान किया जाए, तो उसे हम रज्ज़ कहते हैं। तो रज्ज़ किस सनफ़ शायरी का हिस्सा होगा? तो रज्ज़ जो होगा वो मरसिया का हिस्सा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जिस नज़म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो जाहिर बात है, जिस नज़म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाएगा, अभी हमने बताया आपको, उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? गालिब के आबाओ अजदाद यानी कि बाप दादा, आबाओ अजदाद मतलब बाप दादा कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो इसका आंसर होगा गालिब के आबाओ अजदाद जो है वो ईरान से हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से? ईरान से हिंदुस्तान आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। आप लोग को समझ में अगर आ रहा है कि क्या आंसर है तो आप फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर ये होगा, ताकि मैं भी समझूं कि आप लोगों को आ रहा है माशाल्लाह, तो हमें भी खुशी महसूस होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, शायर की हैसियत से गालिब की तबीयत कैसी थी? यानी वो किस चीज़ को पसंद करते थे? क़दामत पसंद थे, जिद्दत पसंद थे, रुमान थे या हकीकत पसंद थे? तो इसका आंसर क्या होगा कि जिद्दत पसंद से। जिद्दत पसंद किसे कहते हैं? मतलब कि नई बातों को पसंद करना, जो नई बात सामने आ रही है उन तमाम चीज़ों को जो है पसंद करने वाले को हम जिद्दत पसंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, वह शौक़ के वालिद का क्या नाम था? शौक़ के वालिद का क्या नाम था? तो उनके वालिद का नाम जो था वो आगा अली ख़ां था। क्या था? आगा अली ख़ां था। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, मसनवी ज़हर इश्क़। मसनवी ज़हर इश्क़ में
किसकी लड़की का तस्करा हुआ है? मसनवी ज़हर इश्क में किसकी लड़की का तस्करा हुआ है? तो मसनवी ज़हर इश्क में जो है वो सौदागर की लड़की का तस्करा हुआ है। सौदागर की लड़की का तस्करा हुआ है। चलिए पहले 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं इस यूट्यूब चैनल पर एक अनाउंस करूँगा जो कि बहुत ही बेहतरीन अनाउंस होगा। चलिए पहले 50 क्वेश्चन मुकम्मल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 होगा कि शौक़ लखनवी का पूरा नाम क्या था? शौक़ लखनवी का पूरा नाम क्या था? तो शौक़ लखनवी का जो पूरा नाम था वो था तसद्दुक़ हुसैन खां। क्या नाम था? तसद्दुक़ हुसैन खां। क्वेश्चन नंबर 46 हम देखते हैं, नसीम की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई? नसीम की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई? तो इनकी वफ़ात जो हुई है वो 34 साल की उम्र में हुई है। कितने साल की उम्र में? 34 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई है। 34 साल ही दुनिया में रहे, उसके बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, बकाउली किस मसनवी की किरदार है? बकाउली किस मसनवी की किरदार है? जज्बे मोहब्बत, सहरुल बयान, सी है गुलज़ारे नसीम और डी है सोज़ो गुदाज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, गुलज़ारे नसीम। क्या होगा? गुलज़ारे नसीम। क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग देखते हैं, गंगा प्रसाद कोल दिया शंकर नसीम के कौन थे? गंगा प्रसाद कोल दिया शंकर नसीम के कौन थे? उनके दादा थे, चचा थे, वालिद थे, बेटा? कौन थे? तो इनके जो है नसीम के गंगा प्रसाद कोल वालिद थे। कौन थे? वालिद थे। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि मुसहफ़ा की जाए पैदाइश कहाँ है? मुसहफ़ा की जाए पैदाइश कहाँ है? तो मुसहफ़ा की जाए पैदाइश जो है कहाँ है? अमरोहा में है। कहाँ है? अमरोहा में है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन मशहूर शायर मुसहफ़ा के शागिर्द थे? कौन मशहूर शायर मुसहफ़ा के शागिर्द थे? ये इसका आंसर आप तमाम लोगों को कमेंट सेक्शन में फटाफट देना है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, 10 तक गिन रहा हूँ। आप लोग फटाफट जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फटाफट, वक्त को बिना गवाए हुए फटाफट। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका आंसर जो होगा वो होगा आतिश। क्या होगा? आतिश ऐसे शायर है जो कि मशहूर शायर हैं और मुस्तफ़ा के जो है मुसहफ़ा के जो है शागिर्दों में से हैं। इसके बाद हम ने वादा किया है कि एक अनाउंस करेंगे 50 के बाद, तो लो मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ, जो भी शख्स मेरे यूट्यूब चैनल फेमस उर्दू एकेडमी से रोज़ाना पढ़ेगा बिला नागा उसका 90+ आएगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर टॉप 10 में आपकी जगह आती है तो मैं आपको बेहतरीन एंड्रॉयड फ़ोन अपनी तरफ से गिफ्ट करूँगा, बाज़ाब्ता प्रोग्राम करवा करके, बशर्ते कि आपका रोज़ाना मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपका कमेंट देखना चाहता हूं और मुझे पता चल जाता है कि आप हमारे वीडियो को जो है रोज़ाना देख रहे हैं। इस शर्त पर हम आपको परख लेंगे, जांच लेंगे कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल का हिस्सा है, तो आपको ज़रूर दिया जाएगा, बशर्ते आप मेहनत से पढ़ें और टॉप 10 में अपनी जगह बनाएं। चलिए हम अब 51वां क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक मज़ाहिया शेर कह देते हैं। एक मज़ाहिया शेर कहता हूँ मैं कि समंदर के किनारे आबादी नहीं होती। मज़ाहिया शेर है, थोड़ा आप लोगों की तवज्जो पढ़ते पढ़ते जो है दिमाग की तवज्जो जो है दूसरी तरफ चली जाती है, थोड़ा तवज्जो लाइएगा कि समंदर के किनारे आबादी नहीं होती और जिन लोगों से जो है अपने आप को इश्क़ व मोहब्बत हो जाए उनसे जो है इंसान की शादी नहीं होती। ये मज़ाहिया अशार थे, आपको जो है इतने खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हम अब आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का क्या नाम है? मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का क्या नाम है? तो मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम जो है वो फ़िदा हुसैन वामिक़ है। क्या है? फ़िदा हुसैन वामिक़ है। ठंडे अभी नहीं पड़िए, अभी बहुत टाइम बाकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। चला था मैं जानिबे मंजिल मगर
लोग मिलते गए कारवां बनता गया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आप इस तरीके से जो है हमारे साथ जुड़ते रहिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए, मेरा कारवां जो है आगे चलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो जाहिर बात है ये किताब में लिखी हुई ये चीज़ है पूरी कि जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे हम गैर मुरद्दफ़ कहते हैं। क्या कहेंगे? गैर मुरद्दफ़ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, अहमद फराज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? अहमद फराज का ताल्लुक़, ये बहुत बड़े शायर हैं, इनका ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो इनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान से। कहाँ से है? पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, हसन नईम का सन पैदाइश क्या है? वो किस सन में पैदा हुए थे? तो हसन नईम जो पैदा हुए थे वो 1924 ईस्वी में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 1924 ईस्वी में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? परवीन शाकिर जो है वो गज़ल गो की हैसियत से मशहूर है। परवीन शाकिर साहिबा जो है ना वो किस हैसियत से मशहूर है? वो गज़ल गो की हैसियत से मशहूर है। किस हैसियत से? गज़ल गो की, वो गज़ल गाया करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल जो हुआ वो 2004 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 2004 ईस्वी में इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, शामिल निसाब दूहे के शायर कौन हैं? जो आपके निसाब में शामिल है एक दूहा, उसके जो है शायर कौन हैं? तो उसके शायर ज़फ़र गोरखपुरी है। कौन है? ज़फ़र गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 58 है, दूहा में कितने मिसरे होते हैं? दूहा में कितने मिसरे होते हैं? तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। दूहा में जो है वो दो मिसरे होते हैं। कितने होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। दूहा में कितने मिसरे होते हैं? तो दूहा में 2 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के ज़रिए हुई है? उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के ज़रिए हुई है? तो उर्दू में जो है गीत की शमूलियत वो हिंदी शायरी के ज़रिए हुई है। किस शायरी के ज़रिए? हिंदी शायरी के ज़रिए हुई है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं, सलाम मछली शहरी कब पैदा हुए? सलाम मछली शहरी कब पैदा हुए? तो सलाम मछली शहरी जो है 1921 ईस्वी में पैदा हुआ। कब? 1921 ईस्वी में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं, उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? तो उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान दबिस्तान दक्कन है। कौन है? दबिस्तान दक्कन है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 62 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में नए रियासतों की तश्कील किन बुनियादों पर अमल में आई? जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसके बाद जो रियासत बटा अलग अलग हिस्सों में, बिहार, बंगाल, समझ रहे हैं, गुजरात, आसाम वगैरह, किस बुनियाद पर? तो ये जो है लिसानी एतबार से, जिसकी ज़बान जैसी थी, जैसे भोजपुरी थी तो बिहार के हो गए, और पंजाबी पंजाब के हो गए, आसामी आसाम के हो गए, तो वो लोग वहीं रहने लगे और वहीं के हो गए। तो लिसानी एतबार से जो है हिंदुस्तान में नई रियासतों की तश्कील बुनियाद में आई है ना, बुनियादों पर अमल में आई। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? तो अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार जो है वो यकूम मोहम्मद बशीर है। कौन है? वह यकूम मोहम्मद बशीर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, वातरक नदी किस सूबा में वाक़ है? वातरक नदी किस सूबा में वाक़ है? तो वातरक नदी जो है वो गुजरात में वाक़ है। कहाँ वाक़ है? गुजरात में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 65 है, कर्नाटक की ज़बान क्या है? कर्नाटक की ज़बान क्या है? तो कर्नाटक की ज़बान इतनी एकदम आसान क्वेश्चन, कर्नाटक की ज़बान कन्नड़ है। कर्नाटक की ज़बान क्या है? कन्नड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कीतो किस जुर्म में जेल जाता है? कीतो जो है जंगल काटने के जुर्म में जेल जाता है। कीतो जंगल काटने के जुर्म में जो है जेल जाता है।
अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर आप लोग खुद कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है। आसाम में कौन ज़बान बोली जाती है? आसाम में कौन सी ज़बान बोली जाती है? बंगला, आसामी, मैथिली, डोगरी? फटाफट कमेंट सेक्शन में मैं बता रहा हूँ। आसाम में आसामी ज़बान बोली जाती है, आसाम में आसामी ज़बान बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, पशाची अपभ्रंश से कौन ज़बान निकली है? तो पशाची अपभ्रंश से पंजाबी ज़बान निकली। कौन ज़बान निकली है? पंजाबी ज़बान निकली है। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? अमृता प्रीतम की, सीताकांत महापात्रा की, अरुण कोल्हटकर की, के सच्चिदानंद की? फटाफट जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं जब तक पानी पी रहा हूँ आप फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इसका जवाब दें। तो इसका आंसर होगा कि सीताकांत महापात्रा। क्या होगा? सीताकांत महापात्रा का लिखा हुआ है। तख्लीक का मतलब लिखा हुआ है। किसने लिखा है? बारिश की एक सुबह जो नज़म है आपके किताब में रोशनी में, वो कौन किसने लिखा है? सीताकांत महापात्रा ने। अगला क्वेश्चन नंबर 70 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, शामिल निसाब नज़म, जो आपके निसाब में नज़म है वह मुलाकात किस ज़बान की है? किस ज़बान की है? तो वो नज़म जो है मलयालम ज़बान की। किस ज़बान की है? मलयालम ज़बान की है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। क्वेश्चन नंबर 71 को पढ़ेगा किस तरह का फेल है? आप ये याद रखिए कि किताब से जो है इसमें पूरा क्वेश्चन हमने मिलाया है। 30% क्वेश्चन जो है कवायद का है। कितना? 30% क्वेश्चन कवायद का है और 70% क्वेश्चन बुक का है। अगर आप बुक मेहनत से पढ़ते हैं तो भी 50 क्वेश्चन लगा करके आइएगा ऑब्जेक्टिव, या कवायद को भी मेहनत से पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ दोनों मिला करके आप 50 मार के आइएगा। मुझे पूरा यकीन है, बशर्ते कि आप इस चैनल से मुकम्मल तरीके से जुड़े रहें। चलिए 70वां क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसको देखते हैं। पढ़ेगा किस तरह का फेल है? देखिए, माजी किसे कहते हैं? पास्ट को। माजी किसे कहते हैं? पास्ट को। जो गुजरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? माजी कहते हैं। गुजरा हुआ क्या कहते हैं? माजी कहते हैं। आगे देखते हैं, ये है हाल। हाल किसे कहते हैं? प्रेजेंट को। किसे? प्रेजेंट को हम लोग क्या कहते हैं? हाल कहते हैं। आगे है मुस्तकबिल, किसे कहते हैं? फ्यूचर को, है ना। फ्यूचर को क्या कहते हैं? मुस्तकबिल कहते हैं। उसके बाद फिर मुजारे, जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाए, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पाया जाए, उसे हम लोग कहते हैं मुजारे। चलिए, तो कह रहा है कि पढ़ेगा किस तरह का फेल है? पढ़ेगा मतलब आने वाले दिन में पढ़ेगा। आने वाले दिन में पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, कुछ देर बाद पढ़ेगा, तो क्या मुस्तकबिल ना होगा? फ्यूचर में ना करेगा तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। क्या कहलाएगा? फ्यूचर। क्योंकि माजी जो गुजर गया है, गुजरे हुए में तो नहीं करेगा। हाल में जो अभी चल रहा है, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी नहीं पढ़ेगा, बल्कि मुस्तकबिल आने वाला जो है दिन, उसमें वो क्या करेगा? पढ़ेगा। किस तरह का फेल है? तो मुस्तकबिल है। किस तरह का फेल है? फेल मुस्तकबिल है। आगे चलते हैं। दर्ज झेल में खताब कौन है? हमने पहले ही आपको बता दिया खताब किसे कहते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया, जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? खताब कहते हैं। किसी शख्स को उसके कारनामों और खिदमात के सिलसिले में जो हुकूमत एजाज़ से नवाजती है उसे हम लोग खताब कहते हैं। तो खताब इसमें कौन? अमीर शरीयत क्या है? ये लक़ब है। अमीर शरीयत क्या है? लक़ब है ना। खान बहादुर क्या है? खान बहादुर खताब है। क्या है? खान बहादुर क्या है? खताब है। खान बहादुर खताब है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 73 को हम लोग देखते हैं। मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम कहाँ जाते? तुम कहाँ जाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए ना आप अपना, थोड़ा जहन अपना लगाइए। आप बोलते भी हैं इस तरीके से, तुम कहाँ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोलते। तुम कहाँ जाते हो? ऐसा बोलते हैं। तुम कहाँ जाते हो? ऐसा नहीं। तुम कहाँ जाते हैं? ये भी गलत हो जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, लॉजिक। क्या आप बोलते क्या हो? तुम कहाँ जाते हो? अकेला है, या आप कहाँ जाते हैं तब होगा। आप यहाँ क्या? तुम कहाँ जाते हो, तो इससे होगा। यहाँ क्या लिखाएगा? हो। क्या लिखाएगा? हो। तुम कहाँ जाते हो। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। मगरिब की ज़िद क्या होगी? ज़िद हमने बता दिया आपको कि अपोजिट को क्या कहते हैं? ज़िद कहते हैं। किसको? अपोजिट को हम लोग ज़िद कहते हैं। अपोजिट को जो है ज़िद कहते हैं। अपोजिट को
ज़िद कहते हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा, मगरिब का मशरिक़। मगरिब कहते हैं पश्चिम को और मशरिक़ कहते हैं पूरब को, मशरिक़ कहते हैं पूरब को। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं, 75 को, कि ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या होगा। हम भी कहते हैं किसी से झगड़ा होता है, आप कहते हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब नेस्तो नाबूद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे एकदम। तुम क्या समझते हो, कहते हैं ना, तो वही है, ईंट से ईंट बजाना मतलब नेस्तो नाबूद करना, ख़त्म करना, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, शौक का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ किसे कहते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए। मुतरादिफ जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं या सेम माना देने वाला अल्फाज कह लीजिए। जैसे शौक है तो शौक का मतलब ख्वाहिश, ज़ौक़ का मतलब भी ख्वाहिश होता है, ज़ौक़ का मतलब भी ख्वाहिश होता है, हुआ ना। तो यही शौक ज़ौक़ क्या कहलाएगा, शौक ज़ौक़। मुतरादिफ अल्फाज मतलब पर्यायवाची शब्द, एक ही शब्द को कई माने में इस्तेमाल किया जाता है, या शौक के माने में दूसरे अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है तो पर्यायवाची शब्द या मुतरादिफ अल्फाज कहलाता है। शौक का मुतरादिफ क्या होगा, ज़ौक़। शौक का मुतरादिफ अल्फाज क्या होगा, ज़ौक़। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। बागीचा इसम की कौन सी किस्म है। बागीचा इसमें आला है नहीं, इसमें सौत है नहीं, इसमें हालिया है नहीं, बल्कि इसमें मुसग़्ग़र है। बागीचा इसमें की कौन सी किस्म है, इसमें मुसग़्ग़र है। देखो इसमें मुसग़्ग़र का मतलब हुआ जो बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ बनाएगी। जैसे बाग था, क्या था, बाग, तो बाग से क्या बनाया गया, बाग तो बड़ा हो गया, उससे हमने क्या बनाया, बागीचा। क्या बनाया, बागीचा। क्या बनाया, बागीचा। तो ये छोटा हुआ, बागीचा छोटा हो गया, तो ये इसमें मुसग़्ग़र हो गया। अब बाग कहेंगे तो इसमें मुकब्बर हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मुसग़्ग़र, बागीचा। चलिए 78वां क्वेश्चन देखते हैं। रुबाई में कितनी मिसरे होते हैं। रुबाई कहते ही हैं चार को, अरबा के माने चार होता है अरबी में, तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, तो चार। कितने मिसरे होते हैं, रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। चलिए मदह का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मदह जो है वो हम्द, मनाजात, नात, कसीदा, मनक़बत वगैरह में मदह किया जाता है ना। तो गज़ल में नहीं, रुबाई में नहीं, मसनवी में, बल्कि कसीदा में, कसीदा से। मदह का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है, तो कसीदा से। किससे है, कसीदा से, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम लोग। इसमें जमा की मिसाल है, इसमें जमा की मिसाल कौन सी है। इसमें जो है, इसमें जमा की मिसाल कौन सी है। फ़ौज है, लड़कियां हैं, लड़की है, औरत है। देखते हैं हम, देखिए लड़की तो एक है, फ़ौज भी एक गिरोह, फ़ौज उसको कह रहे हैं, लड़कियां ये जमा होगा, लड़की की जमा लड़कियां, औरत भी एक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लड़कियां। इसका सही आंसर क्या होगा, लड़कियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, आप लोग को इसका आंसर करना है। काम करने वाले को क्या कहते हैं, काम करने वाले को क्या कहते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है। काम, जो काम कर रहा है उसको फ़ाइल कहते हैं, जिस पे काम ख़त्म हो रहा है उसको मफ़ऊल कहते हैं, जो काम किया जा रहा है उसको फ़ेल कहते हैं। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल हमने अभी बता दिया, अभी बता दीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं, हमारे ख़ास स्टूडेंट जो हैं, जितने भी हैं, तमाम लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं देख रहा हूँ तमाम लोगों का कमेंट। देखो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 81 जो है, काम करने वाले को क्या कहते हैं, तो काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जो काम किया जा रहा है तो वो फ़ेल कहलाता है, और जिस पे काम ख़त्म होगा तो मफ़ऊल कहलाता है। जैसे देख लीजिए कि हमने कहा कि जुलेखा स्कूल जा रही है, हमने क्या कहा, जुलेखा स्कूल जा रही थी, जा कौन नहीं, जुलेखा, तो ये फ़ाइल हो गया, जुलेखा क्या हो गया, फ़ाइल हो गया। चलो जा रही है, वो स्कूल जा रही है ना, तो जाना क्या होगा, फ़ेल होगा, जाना क्या होगा, फ़ेल होगा। और कहाँ जा रही थी, स्कूल जा रही थी, स्कूल क्या कहलाएगा, वो मफ़ऊल कहलाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। फिर से एक मरतबा समझा देता हूँ कि हमने आपको कहा कि नाज़रीन, नाज़रीन रोटी खा रही, हमने क्या कहा, नाज़रीन रोटी खा रही। इसमें नाज़रीन क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। नाज़रीन क्या होगा, नाज़रीन फ़ाइल होगा, और खाना क्या होगा, वो फ़ेल होगा। खा क्या चीज़ रही है, रोटी, तो रोटी क्या होगा, मफ़ऊल होगा। रोटी क्या होगा, मफ़ऊल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। इसमें अगर गिनती में एक से ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर वाहिद एक को कहते हैं, प्लूरल जमा। एक से ज़्यादा होगा तो प्लूरल कहलाएगा, जमा कहलाएगा, तो ये आसान है, जमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है, किसी काम के करने का शक किस फ़ेल में मिलता है। किसी काम के करने का शक किस फ़ेल में मिलता है, तो
ये मिलता है एहतिमाली में। किस फेल में? माजी एहतिमाली में किसी काम के करने का शक मिलता है। शक, किसी काम के करने का शक जो है वो माजी एहतिमाली में मिलता है, बल्कि अमर में नहीं, तमन्ना में नहीं, शर्तिये में नहीं, बल्कि किसमें? एहतिमाली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 है, जेल में कलमा कौन है? हम पढ़ा चुके हैं आप तमाम लोगों को, कलमा किसे कहते हैं? अब बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। दो चीज़ है, कलमा मुहमल। कलमा उसे कहते हैं जिसका कोई माना हो, और जिसका कोई माना ना हो उसे मुहमल कहते हैं, या मौजू कहते हैं, मुहमल कहते हैं। अब बताइए हमको, वाई इसका कुछ माना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो क्या मुहमल है? वाई इसका भी कोई माना नहीं, तो ये भी मुहमल है। लेकिन झगड़ा, समझ में आ रहा है? कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो ये क्या है? कलमा कहलाता है, मौजू है। आगे वगड़ा, इसका भी कोई माना मतलब नहीं है। जैसे झगड़ा वगड़ा हम कहते हैं तो झगड़ा का मतलब है, लेकिन वगड़ा का नहीं, तो झगड़ा जो होगा वो कलमा कहलाएगा। जिसका कोई माना हो वो कलमा कहलाएगा, तो इसमें झगड़ा क्या होगा? कलमा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। अहमद लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है। हम आपको अभी समझाए हैं, हमने आपको अभी बताया है कि फेल किसे कहते हैं, फाइल किसे कहते हैं और मफऊल किसे कहते हैं। इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में। फटाफट लिखिए कि अहमद लकड़ी की कुर्सी पर बैठा, इस जुमला में फेल कौन है? अहमद लकड़ी की कुर्सी पर बैठा, इस जुमला में फेल कौन है? फेल किसे कहते हैं? कोई भी काम हो रहा, बैठना उठना, क्या कहलाएगा? फेल। तो बैठना क्या होगा? फेल कहलाएगा। बैठना ये फेल कहलाएगा। अहमद क्या है? फाइल कहलाएगा। किस चीज़ पे बैठा है? कुर्सी पर, लकड़ी की कुर्सी पर, तो कुर्सी क्या कहलाएगी? वो जो है मफऊल कहलाएगी। समझ गए? आई होप आप तमाम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब फेल, फाइल, मफऊल। अब अगला क्वेश्चन आपसे करूँगा मैं, आपको फटाफट आंसर देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। सही जुमला मुंतखब करना है आपको। हम बोलेंगे अर्जुन ने देखा बोलेंगे, या अर्जुन देखा, या अर्जुन से देखा, अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने देखा, तो इसका आंसर होगा अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। गाय का मुज़क्कर क्या होगा? तो गाय का मुज़क्कर मुअन्नस, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जिसे कहते हैं, तो गाय का मुज़क्कर क्या होगा? बैल। बस। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल है, तो मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल इसमें क्या है? मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल इसमें क्या है वो बताना है। जैसे नशेब व फराज होगा इसका आंसर, क्योंकि नशेब माने नीचे, फराज मतलब ऊपर, ऊंचाई नीचाई, तो ये मुतज़ाद अल्फाज आपस में टकरा कर, जैसे ज़मीन आसमान हमने कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ थे हम। क्वेश्चन नंबर 89 है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? तो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक़ता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है। कलमा जामिद की मिसाल दीजिए। जामिद उसे कहते हैं जो ना किसी से बना और ना उससे कोई चीज़ बने, तो इसका आंसर होगा पहाड़। पढ़ना से पढ़ो पढ़ी बन जाएगा, लिखना से लिखो लिखी, सुनना से सुनी बन जाता है, लेकिन पहाड़ से कोई चीज़ नहीं बने, इसलिए कलमा जामिद क्या है? पहाड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है। अहमद पटना जा रहा है, इसमें फेल क्या है? अभी हमने बताया था आपको, फटाफट कमेंट सेक्शन में कीजिए। अहमद पटना जा रहा है, इसमें फेल क्या है? इसमें फेल जो है वो जा रहा है, फेल है। क्या है? फेल, जा रहा है, फेल है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? गालिब लक़ब है, उर्फ़ है, तखल्लुस है, ख़ताब है, तो गालिब जो है वो तखल्लुस है। गालिब क्या है? तखल्लुस है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है। फ़िक्र की जमा क्या होगी? फ़िक्र की जमा क्या होगी? तो फ़िक्र की जमा जो होगी वो अफ़कार होगी। फ़िक्र की जमा क्या होगी? अफ़कार होगी। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं कि ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? आपको समझना है। ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है, सिफ़त है, फ़ेल है। तो ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन जो है, ज़हीन होना ये बच्चे की सिफ़त है। जूता काला है, तो जूता तो काला है, लेकिन उसकी काला होना उसकी सिफ़त है। समझ रहे हैं? तो क्या होगा? सिफ़त होगा। क्या होगा? सिफ़त होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 95 है। तुम आए थे कौन सिगा है? तो तुम आए थे, तुम अकेला हो, आए थे तो हाजिर थे, तो वाहिद हाजिर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 के देखते हैं। माजी बईद की पहचान कीजिए। बईद कहते हैं दूर को, करीब कहते हैं नज़दीक को। माजी बईद जो बहुत पहले हुआ है उसकी पहचान कीजिए, बताना। वो आया तो मतलब अभी आया, करीब में वो आया है मतलब अभी आया, जस्ट। वो आया था, ये हुआ बईद कि वो आया था, एकदम कब आया नहीं मालूम, तो ये होगा माजी बईद।
ठीक है, माजी कहते हैं पास्ट गुजरा हुआ को। वो आता था, तो वो आता था रेगुलर, लेकिन ये माजी बैद का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो है 96 उसका होगा वो आया था। चलिए नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, 97। इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? हम पढ़ाए भी हैं इसको। इब्ने मरियम जो है वो कुन्नियत होगा, क्योंकि बाप की तरफ, बेटा की तरफ, माँ की तरफ अगर निस्बत जा रहा है बेटी की तरफ तो ये क्या कहलाएगा? कुन्नियत कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। इसमें तादाद की पहचान कैसे करेंगे? जिसमें गिनती हो 11, 12, 13, 1, 2 जो भी, तो गिनती अगर हो तो इसमें तादाद कहलाता है। इसमें 11 जो लिखा हुआ है इसमें तादाद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। कुफ्र की ज़िद बताएं। कुफ्र की ज़िद क्या होगी? ज़िद हम बता चुके, आपको बार बार बता रहे हैं कि अपोजिट को ज़िद कहते हैं। 3 आ गया अपोजिट मतलब ज़िद, आप इसको याद रखिएगा जहन में। तो कुफ्र की ज़िद क्या होगी? ईमान। कुफ्र की ज़िद ईमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर दिया। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा जो होगी वो रुबाइयात होगी। रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाइयात होगी। आई होप आप तमाम लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। चलिए ये देख लीजिए, सेक्शन बी में इस तरीके के सवालात पूछे हुए हैं। अभी आपने देखा मुकम्मल सॉल्यूशन था ये ऑब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन का। अब हम लोग जो है इसके बाद अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि सब्जेक्टिव का भी आपको चाहिए। अगर देखेंगे ज़्यादातर बच्चे का कमेंट है कि सब्जेक्टिव का चाहिए सर, तो आपको इंशाअल्लाह डेफिनेटली सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको देखें और समझें, अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट, मेहनत से पढ़ते रहिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।